हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 4 दिसंबर है। आज हम लोग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया और धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट करने पे हैं। जल्दी आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल का भी क्लास और पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। एंशिएंट मिडाइवल को और पॉलिटी को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पढ़ा के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक का में इन्फ्लेशन का पीडीएफ है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो इन्फ्लेशन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको महंगाई बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म का, आर्थिक अगर हम शब्दकोश का बात करेंगे तो महंगाई की जगह हम लोग उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। स्फीति का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ का फैलाव हो जाना। और मुद्रा का क्या मतलब हो गया? करेंसी। तो जब करेंसी का फैलाव हो गया, करेंसी का फैलेगा जब उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी इकोनॉमी में मुद्रा का सप्लाई बढ़ जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मुद्रा होता है, ठीक है, मात्रा में, तब महंगाई हमारा आ जाता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब वही है, मुद्रा का क्वांटिटी का बढ़ना, मात्रा में उसका संख्या बढ़ना, मतलब मुद्रा का। सिंपल हो गया। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है इन्फ्लेशन। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन गहराई से पढ़ेंगे। चीज़ें सिंपल है, सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे लेकिन गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महंगाई का मतलब क्या होता है सिंपल बोलचाल की भाषा में बोले तो, जब हमारा जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य में वृद्धि हो जाता है। जो अभी सामान्य मूल्य इकोनॉमी में चल रहा है, चाहे भी किसी भी चीज़ का, किसी भी मैगी का, आटा का, चावल का, दाल का, ठीक है, व्हीट का, किसी भी चीज़ का जब मूल्य, जो जनरल प्राइस उसका लेवल है, उसके मूल्य में जब वृद्धि होता है, राइज होता है, तब हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं। याद रखिए, इन्फ्लेशन जो होता है किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का नहीं देखते। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस हो रहा होगा, टीवी, फ्रिज, एसी, खाने पीने का सामान, सारा चीज़। मान लीजिए उसमें सिर्फ फ्रिज का हम इन्फ्ले महंगाई बढ़ा, ठीक है, मूल्य उसका बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब पूरे इकोनॉमी में जो भी जनरल चीज़ हैं, ठीक है, उनका अगर मूल्य, जनरल प्राइस लेवल उनका बढ़ा है, सभी चीज़ का या फिर मैक्सिमम चीज़ों का, ठीक है, अधिकतम चीज़ों का महंगाई अगर मतलब मूल्य बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है समय के साथ अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ए राइज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्यों में वृद्धि होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन को अगर मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अभी मान लो हम बोल रहे हैं कि नवंबर 2025 में या दिसंबर 2025 जो है इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया है। तो हम जो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है, आज मान लीजिए हमारा 4 दिसंबर को इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया है। तो हम बढ़ गया है तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है? तो हम लोग पिछले साल में 4 दिसंबर 2024 को जो भी प्राइस था, उसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि इस साल 4 दिसंबर को 2025 को उसका मूल्य 5% बढ़ गया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो मेजर किया जाता है, जो गणना किया जाता है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हम बोले कि नवंबर 2022 में इन्फ्लेशन 5.88% था, इसका मतलब किसका 5.88%? मतलब नवंबर 2021 में जो सामान 100 रुपीज़ में बिक रहा था, वो नवंबर 2022 में उसका मूल्य 105.88 रुपीज़ हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं। अभी अगर हमको नापना है किसी चीज़ का 4 दिसंबर 2024 5 का अगर इन्फ्लेशन हम देखेंगे तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 4 दिसंबर 2024 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेशन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या जो है संबंध है, आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति। आर्थिक वृद्धि आप सिंपल समझिए जीडीपी का बढ़ना, ठीक है। और महंगाई तो आपको समझ में आ गया, इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है। देखो, अगर कोई भी इकोनॉमी में अगर महंगाई थोड़ा मोड़ा होगा तो महंगाई होने से सामान का मूल्य बढ़ता है थोड़ा मोड़ा। और जो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादक है, वो भी चाहेगा कि उसका सामान जो है महंगे पे थोड़ा बिके, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में अगर नॉर्मल थोड़ा सा हल्का फुल्का इन्फ्लेशन है तो वो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो होता है वो ठीक होता है। इसलिए देखिए, किसी भी देश में जो आरबीआई होता है या सेंट्रल बैंक होता है, या फिर अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा सरकार होती है, वो कभी भी नहीं चाहती है कि इन्फ्लेशन जो है वो जीरो हो, महंगाई हो ही नहीं। क्योंकि महंगाई अगर नहीं होगा तो जो फैक्ट्री वाला होगा उसको कोई प्रॉफिट उतना भी नहीं होगा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई सामान बेचना ही क्या है, तो वो नया नया फैक्ट्री नहीं लगाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो, आर्थिक वृद्धि
नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में महंगाई तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन वही अगर महंगाई तेजी से बढ़ते रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आटा 100 रुपये, मतलब 40 रुपये है, ठीक है, अगर 41 रुपीज़ होगा तो चलो ठीक है, फैक्ट्री वाला भी चाहेगा गेहूं से आटा बना के फिर उसका हम लोग बेचेंगे, लेकिन और लोग भी उसको खरीदने में ज़्यादा उसको हिचकिचाहट नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा 1 2 4 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए आटा तेजी से बढ़ते रहे, 40 हो जाए, फिर 42, फिर 44, फिर 46, 48, तो लोग जो है वो खरीदारी जो है कम करेंगे, है ना, बाय कम करेंगे, तो बाय कम करेंगे तो इकोनॉमी में आटा का डिमांड हो जाएगा, वो घट जाएगा। किसी भी चीज़ का जब डिमांड घटेगा लोग उसको खरीदेंगे नहीं, नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्री वाला किसको बेचेगा, नहीं बेचेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस वस्तु और सेवा के उत्पादन को ही, उसी को जीडीपी हम लोग बोलते हैं। समझ में आया। तो शॉर्ट टर्म के अगर हम बात करें, अल्पकाल में आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी शॉर्ट टर्म के अल्प अवधि में बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर महंगाई बढ़ते रहे तो फिर क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग अगर चाहते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ करना, तो हम लोग को प्राइस का स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा मूल्य ना बढ़े, थोड़ा मोड़ा बढ़े तो चलेगा। समझ में आया। तो अल्पकाल में आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष अनुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में मुद्रास्फीति घटाने से आर्थिक वृद्धि घट सकती है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए इन्फ्लेशन को थोड़ा सा करो, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कम कर दो तो मैंने बताया फैक्ट्री लोगों के लिए, जो प्रोड्यूसर है उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा सब्जी चीज़ों का उत्पादन करने का, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने का। ठीक है। तो अल्पकाल में अधिक आर्थिक वृद्धि और अधिक मुद्रास्फीति की कीमत पर हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम चाहते हैं तो इन्फ्लेशन अगर करेंगे तो चीज़ों का प्रोडक्शन फैक्ट्री वाला भी करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं उसको लोग खरीदेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में हमको क्या चाहिए, प्राइस को स्टेबिलिटी करना पड़ेगा। प्राइस स्टेबल रहेगा, ठीक है, तो उससे लोग खरीदेंगे भी। हम उसमें ज़्यादा जो है अच्छा से उत्पादन चीज़ों का करें, हम कॉस्ट उसका कम कर दें। ठीक है, मूल्य बढ़ाने से अच्छा है कि जो प्रोड्यूसर है, जो उसको उत्पादक कर रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम कर देंगे, उत्पादन करने का लागत, तो वो क्या होगा, उसको अगर महंगाई कम भी रहेगा तो अगर उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को वो 5 रुपये में प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और 6 रुपये में बेचता था। अगर मान लीजिए महंगाई 6 रुपया ही रहा, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उसको 4 रुपीज़ कर देंगे तो भी उसको 2 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो रहा है, तो वो बेचना चाहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इकोनॉमी का ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमको प्राइस को स्टेबिलिटी करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा, ताकि इंसेंटिव रहे प्रोड्यूसर को चीज़ों को अच्छे में बेचने का। ठीक है, इसलिए देखिएगा कोई भी इकोनॉमी जो है वो नहीं चाहता है कि उसका इन्फ्लेशन उस देश में बहुत हाई हो, वो एक रेंज में चाहता है। इंडिया में भी देखिए 2 से 6% तक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में ये लक्ष्य होता है, ये एम एम होता है, ठीक है, मेन गोल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि इन्फ्लेशन को एक डिजायर्ड रेट पे, वांछित स्तर पे रखें, ना तो उसको बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। बहुत कम होगा तो फैक्ट्री वाले नहीं प्रोड्यूस करना चाहेंगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो फिर लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर दोनों जो है नुकसान है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन जो है, हम लोग मेजरमेंट उसको कैसे करते हैं, मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है वही कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि कितना मूल्य उसका बढ़ा, तो पहले क्या मूल्य था और अभी क्या हुआ। जैसे कोई चीज़ 10 रुपये का था और फिर 12 रुपीज़ हो गया, तो मूल्य कितना बढ़ा, 2 रुपीज़, किसका, 2 रुपीज़, 10 का, तो 2/10 × 100, मतलब कितना बढ़ गया, लगभग 20% हमारा महंगाई बढ़ गया जब 10 से 12 हुआ। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कैसे मेजर किया जाता है उसको, रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल, मुद्रास्फीति को औसत स्तर पर, औसत मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर के रूप में मापा जाता है। ठीक है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100, इसको परसेंटेज के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इन्फ्लेशन का फॉर्मूला के बारे में देखेंगे तो वही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर क्या, करंट ईयर, करंट पीरियड में उसका क्या मूल्य है, पिछले साल कितना था, ठीक है, बाई प्राइस इन प्रीवियस ईयर, मतलब इनिशियल प्राइस कितना था, इंटू 100। ठीक है, तो मुद्रास्फीति दर क्या होगा, वर्तमान मूल्य माइनस पिछला मूल्य इंटू 100 बाई पिछला मूल्य। यूजुअली जो जनरली हम लोग जो पीरियड यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, उसको बेस ईयर के रूप में लेते हैं, पिछले वर्ष की वही अवधि आधार वर्ष के रूप में नापा जाता है। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2023 में हम महंगाई किसी चीज़ का देखेंगे तो पिछले अप्रैल 2022 हमारे लिए बेस ईयर होगा, मतलब उसका मूल्य को हम लोग इनिशियल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैगी जो है 2022 में 10 रुपीज़ का था, 2023 में 12 रुपीज़ का हो गया, तो हम लोग जो देख रहे हैं कि प्राइस कितना बढ़ा, तो वो एक साल पहले देखते हैं, तो अप्रैल 23 का एक साल पहले क्या होगा, अप्रैल 2022, मतलब 10 से 12 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 रुपया, किसका, कितने में, 10 रुपये में, तो 2/10 × 100 होगा। फाइनल प्राइस 12 था, माइनस इनिशियल प्राइस 10 था, मतलब 2 हो गया,
बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब अगर हम देखें तो कैलकुलेट तो आपको समझ में आ गया, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए वही हम लोग प्राइस इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं। मुद्रास्फीति को मूल्य सूचकांक द्वारा देखा जाता है। देखो, जो इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूचकांक। इंडेक्स का क्या मतलब, जो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आप रोड पे जा रहे हैं, तो एक रास्ते होते, इसे आप इधर से जा रहे हैं, आपको जाना है इधर जाना है, तो यहाँ पे साइन बोर्ड होता है ना, तो आप इसको फिर इस रास्ता को पकड़ के इधर चले जाते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो गलत होगा। तो यहाँ जो साइन बोर्ड लिखा हुआ है वो क्या डायरेक्शन आपको दे रहा है कि इधर आपको जाना है। तो उसी तरह से इन्फ्लेशन को भी इंडिकेट करने के लिए कि कितना भी प्राइस है, ठीक है, उसके लिए सूचकांक यूज किया जाता है। सूचकांक का मतलब है दो वर्ड से बना हुआ है ये, सूचक प्लस अंक। जब संधि विच्छेद करिएगा, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। तो सूचक मतलब समझ गए, जो चीज़ किसी चीज़ का सूचना दे रहा है। और अंक मतलब अंक में होगा, 1 2 3 4 5, मतलब कोई नंबर में होगा, ठीक, अल्फ़ाबेट में नहीं होगा। तो इंडेक्स जो होता है वो ABCD के फॉर्म में नहीं होता है। ABCD के फॉर्म आपका रेटिंग हो सकता है, लेकिन इंडेक्स जो होता है वो नंबर में होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को नापने के लिए भी अलग अलग हमारे पास सूचकांक है, जैसे WPI है, CPI है, PPI है, GDP डिफ्लेटर है। आगे के हम लोग सबको देखेंगे। तो इन्फ्लेशन को जो है प्राइस इंडेक्स में नापा जाता है, मूल्य सूचकांक में उसको हम लोग नापा जाता है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इज ए परसेंटेज नंबर शोइंग प्राइस चेंज ओवर टाइम। तो जब हम एक चीज़ का प्राइस को देखते हैं तो सिंपल देख लिए, लेकिन मान ली इकोनॉमी में तो बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे चीज़ों का जब निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए हम लोग प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इज ए परसेंटेज नंबर, एक परसेंटेज में नंबर होता है, शोइंग द प्राइस चेंजेज ओवर टाइम। तो मूल्य सूचकांक प्रतिशत संख्या होती है जो समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन को दिखाती है। मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स में कितना प्राइस का चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये कैसे कंपेयर करता है? वही है कि फाइन जो बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब जो आपने पिछले साल लिया, कोई भी साल को आप बेस ईयर मान सकते हैं। तो बेस ईयर मतलब पिछला साल हो गया या कोई भी साल, ठीक है। तो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में कितना जो है करंट प्राइस का कंपेयर हम लोग करते हैं, कितना वो चेंज हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, तो आपको समझ में आ गया इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, और अभी और आगे क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन का टाइप्स। तो रेट के आधार पे कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कितना किस रेट से बढ़ रहा है, 2%, 5%, 10%, 100%, 100%, 1000%, उसके आधार पे इन्फ्लेशन को, दर के आधार पे मुद्रास्फीति को हम लोग जो अलग अलग टाइप में, प्रकार में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेंगना। तो कोई व्यक्ति रेंगता है तो धीरे धीरे रेंगेगा, ऐसा तो नहीं उड़ उड़ के रेंगेगा। ठीक है, तो क्रीपिंग मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या इसको धीमी मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का सबसे हल्का रूप है। हल्का रूप मतलब बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन को माइल्ड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन, सबसे मतलब निम्न महंगाई मुद्रास्फीति, या माइल्ड, माइल्ड मतलब क्या होता है? बहुत धीरे धीमे। ठीक है, तो इसको हम लोग माइल्ड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं। तो आप कैसे पता चलेगा कि वो माइल्ड इन्फ्लेशन है कि लो इन्फ्लेशन? तो आप इन्फ्लेशन का महंगाई का दर निकाल लीजिए। महंगाई का दर तो सिंपल है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में अभी का क्या प्राइस में चेंज हुआ उसका निकाल लीजिए। तो परसेंटेज में, तो अगर परसेंटेज आपका 2 से 3% के बीच में आ रहा है, मतलब 2 3 4% के बीच में आ रहा है, 2 से 3% के बीच में, तो वैसे इन्फ्लेशन को हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई या धीमी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये बहुत कम है इन्फ्लेशन, इसलिए इकोनॉमी के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, और जो ट्रेडर्स होता है, जो व्यापारी होता है, उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। महंगाई होगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा 2 से 3%, और लोगों के लिए भी उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ हमारा होता है, इसलिए जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी में अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट होगा, फैक्ट्री वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई नई फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो सरकार उसको मैनेज भी कर सकती है। इसलिए देखिए आरबीआई भी 2 से 6% मतलब इसी रेंज में मैनेज करता है। उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो एक हो क्रीपिंग मतलब धीमा रेंगता हुआ, एक हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो कोई व्यक्ति वॉक करेगा, या ट्रोटलिंग भी बोलते हैं, तो चलती हुई अर्थव्यवस्था, तो रेंगेगा धीरे धीरे, चलेगा व्यक्ति जल्दी जल्दी। तो जब इन्फ्लेशन का रेट जो है वो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब 2 से 3% से अधिक होता है, मतलब 3 से 10% के बीच में होता है, तो उसको हम लोग वॉकिंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वॉकिंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन को बोला जाता है। तो ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है मान 3 से 10%, तो ठीक है, एक तरह का वार्निंग का स्टेज हमको मिलता है, चेतावनी का अर्थव्यवस्था है कि सतर्क, कि आप ज़्यादा बढ़ेगा तो और दिक्कत होगा, एक तरह का वार्निंग दे देता है। ठीक है, तो जब भी वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है या टोटिंग इन्फ्लेशन होता है, तो वो एक तरह का वार्निंग का स्टेज है कि भाई अगर अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपके हाथ से महंगाई
का कंट्रोल करना निकल जाएगा, फिर वो इकोनॉमी के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट में लीड टू द रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो आगे हम देखेंगे रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए तो यह गैलोपिंग इन्फ्लेशन के रूप में बदल सकती है। इसलिए सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए जब भी इन्फ्लेशन 3 से 10% में हो जाता है। इसलिए देखिए आरबीआई भी मैनेज करता है 2 से 6% के बीच में, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ने लगता है 6% से ऊपर जाता है। ठीक है, और देखिए ये जो मतलब मोटा मोटी अब समझिए कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 से 3% के बीच में ही होगा। बस मोटा मोटा समझिए कि 2-4% के बीच में अगर होता है तो उसको क्रीपिंग बोल देते हैं, और 4 से 10 के बीच में रहता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन के रूप में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, गैलोपिंग या रनिंग को। इसलिए सरकार को ट्रोटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन को सीरियसली हम लोग को सरकार को लेना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं गैलोपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन। तो शुरू में क्या होता है, रेंग रहा था, फिर चलने लगा, फिर चल नहीं रोक पाओगे तो क्या होगा, दौड़ने लगा। कोई भी बच्चा को देखिए, छोटा बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे रेंगता है, फिर देखिए उसका जब पैर थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो चलता है धीरे धीरे, फिर ऐसा तेज से दौड़ेगा कि माँ बाप उसको पकड़ भी नहीं पाते। ठीक है, फिर उसको चोट वोट लगने का दिक्कत है, तो उसको गैलोपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं, तेज या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो जब भी इन्फ्लेशन का रेट जो है 10% से अधिक और 50% तक होता है, 10 से 50% के बीच में, तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा आपको पता है, जब जब भी महंगाई दोस्तों बढ़ेगा तो हमको ये बताइए कि आपका इनकम का जो आपके पास जो पैसा है उसका क्रय शक्ति घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए, घटेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल देखिए कि मान लीजिए अभी आप एक समोसा, ठीक है, 10 रुपीज़ में खरीद रहे हैं। ठीक है, राइट। कल को समोसा का रेट और आपके पास 100 रुपीज़ था, तो आपने कितना समोसा खरीदा, 10 पीस। ठीक है, कल को समोसा का रेट हो गया 15, ये हो गया, या मान लीजिए 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 रुपीज़, और अभी अभी आपके पास 100 रुपीज़ है, आपको कितना समोसा मिलेगा, 5 पीस। इसका मतलब जो भी आपके पास 100 रुपीज़ था, महंगाई के कारण उसका जो परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, इसमें आप कितना क्रय करने का शक्ति है। तो पहले 5 समोसा, पहले 10 पीस समोसा खरीद सकते थे, अब 5 पीस समोसा आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन के कारण जो आपके पास पैसा था, जो आपके पास इनकम था, जो भी था, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया। तो ठीक है, तो कोई भी इन्फ्लेशन हो तो उसके कारण परचेजिंग पावर हमारा कम हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैलोपिंग या इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर जो है वो तेज़ी से कम होता है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, और महंगाई जब भी होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बढ़ेगा, जीवन यापन की लागत, सब चीज़ महंगा हो जाएगा, खाना पीना रहना, पढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज़। ठीक है, और जब भी इन्वेस्टमेंट दोस्तों होगा, कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट जहीं कहीं भी अगर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, अधिक इन्फ्लेशन है, तो लोग जो है सामान को कम खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं कम रहेगा। पहले वो 10 पीस समोसा खरीदता था, 10 पीस, अब खरीदेगा 5 पीस। तो भाई जो होटल जो समोसा बेचता था उसको नुकसान, उसको वो जो है बेच ही नहीं पा रहा है, तो ज़्यादा समोसा बनाएगा नहीं, ज़्यादा समोसा नहीं बनाएगा तो आलू कम खरीदेगा, मैदा कम खरीदेगा, तेल कम खरीदेगा। तो जो कंपनी आलू को बेच रही है, मैदा को बेच रही है, ठीक है, तो वो जो है कम करेगी। तो इस तरह से पूरा इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, उतना सामान उसका नहीं बिकेगा, तो इकोनॉमी का प्रोडक्शन गुड्स जीडीपी का, गुड्स एंड सर्विस का जीडीपी में नहीं होगा। जब भी गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको इकोनॉमी में क्या होगा, जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी धीरे धीरे लो होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ने लगेगा। और जब भी मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी जब लोग होगा वहाँ पे फैक्ट्री क्यों लगाएगा, क्योंकि उसका सामान तो बिक ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जब भी महंगाई अधिक होता है तो विदेशी निवेश भी कम हो जाता है, और घरेलू निवेश भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सच एन इकोनॉमी बिकम्स अनसुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बता दिया था, ऐसी अर्थव्यवस्था निवेश के लिए अनुपयुक्त बन जाती है। ठीक है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन और इसको रनिंग इन्फ्लेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन था, फिर वॉकिंग या ट्रॉटिंग था, और वो जब वो कंट्रोल नहीं कर पाया, 10% से 50% के बीच में हो गया, तो उसको हम लोग बोल दिए गैलोपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जब आप गैलोपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, उसको बोल देते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब होता है अति, अति मतलब बहुत तेज़ी से, अति मतलब होता है ना, अति आत्मविश्वास, जैसे बोलते हैं हाइपर मत हो। हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत जैसे कोई गुस्सा हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर मत हो जाओ। जैसे हाइपर टेंशन एक होता है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो हाइपर टेंशन, हाइपर बीपी होता है, तो उसी तरह से। ठीक है, तो ठीक, तो हाइपर मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, और इन्फ्लेशन हो गया मुद्रास्फीति, मतलब अत्यंत तीव्र मुद्रास्फीति, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो
बढ़ने का जो रेट है ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। बहुत तेजी से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है। मतलब एक दिन में समझ लीजिए कि अभी आप खरीद रहे हो समोसा 10 रुपए का, कल आप 15 का मिलेगा, फिर कल 25, अगले दिन 25, फिर 30, फिर एक सप्ताह बाद खरीदो 100 रुपीज़। तो जब भी इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत अलार्मिंग रेट से, ठीक है, बहुत चरम रूप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें प्राइस जो होता है राइज मोर देन 50% एवरी, हर महीना 50-50% प्राइस बढ़ते रहता है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन कब होगा, जब लोगों के हाथ में आप पैसा दे देंगे तो लोग जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा तो सप्लाई नहीं है मार्केट में। जैसे कि मान लीजिए सब लोग समोसा, सबके हाथ में पैसा हो गया, तो सब लोग क्या खरीदेंगे, समोसा लाओ, समोसा लाओ, समोसा खाएंगे, समोसा खाएंगे। लेकिन जो हमारा होटल का समोसा बनाने का जो क्षमता है वो लिमिटेड है, क्योंकि आलू लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है। तो जब भी लोगों के हाथ में खूब सारा पैसा दे दीजिएगा अंधाधुंध, तो वो क्या होगा, चीज़ों का डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई तो आपूर्ति चीज़ों का कम है, तो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई बहुत कम, ठीक है। तो होटल वाले के पास समोसा मान लीजिए 10 पीस है और खरीदने वाले आ गए 50 लोग, कोई बोल रहा है लाओ 3 समोसा, कोई 5 समोसा, तो होटल वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे पास इतना ही है, तो तुम आप क्या बोलिएगा, ठीक है 10 पीस का समोसा है, हम 15 दे रहे हैं, 15 रुपये, और पैसा का कोई कमी नहीं है ना, पैसा खूब है इकोनॉमी में हर लोगों के पास। तो कोई बोल रहा है नहीं 15 देंगे, तो कोई बोला कि नहीं 15 तुम देगा तो हम 20 रुपीज़ देंगे, कोई बोला 25 हम दे देंगे, कोई 30 रुपीज़ एक समोसा का। अब देखिए समोसा का रेट कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। तो जब भी इकोनॉमी में पैसा का, मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर लोगों के हाथ में पैसा दे दीजिएगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तब पहले देखिए 10 रुपये में आपको एक समोसा मिल जाता था, अब 50 रुपीज़ में आपको एक समोसा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब आप पहले 10 रुपये आपसे एक समोसा आप खरीद सकते थे, आप 50 रुपीज़ में एक समोसा खरीद रहे, इसका मतलब पैसा का जो खरीदने का क्षमता है वो कम हो गया ना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी मतलब मूल्य का, मुद्रा का जो मूल्य है, वो तेज़ी से गिर जाता है, ठीक है। और करेंसी बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस हो जाती है, करेंसी का मतलब नहीं हो जाता है। आप बहुत सारा अपने फ़ोटो भी देखा होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा इकोनॉमी में, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी है जिम्बाब्वे का 2004 से 9 का, हंगरी का, ठीक है, फिर वेनेजुएला का। देखो महंगाई का रेट कितना हो गया, लगभग 3 लाख%। मतलब जो सामान अभी 1 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, कल या एक महीना बाद वो सामान 3 लाख में मिल रहा था, ठीक है। मतलब पहले 10 रुपये का एक ब्रेड मिल रहा था, अब वही ब्रेड जो है आपको कितने का मिलेगा, लगभग समझ लीजिए कि 30 लाख के आसपास, ठीक है। तो 30 लाख का लेके जाइए ब्रेड, तो पहले लोग क्या करते होता था उस समय, देख रहे हो कि आदमी जो है नोट को जला के आग जला रहा है, ठीक है, मतलब और उसको खाना बना रहा है उससे, ठीक है। कोई बोरा भर के नोट लेके जा रहा है, ब्रेड लेके आ रहा है, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमी में महंगा जो है मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पैसा का जो मूल्य है वो कम हो जाता है, और उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, जहाँ पे हर महीना लगभग 50% के आसपास मूल्य आपका बढ़ता है, ठीक है। तो इवन इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगा कि इवन ए विल बैरो ऑफ मनी मे नॉट बाय बेसिक गुड्स, कभी कभी एक गाड़ी भर के पैसा भी ले जाएगा फिर भी रोटी सब्जी आपको नहीं मिलेगा, इतना आपका महंगाई बढ़ गया, और बढ़ गया है, और पैसा का मूल्य इतना ज़्यादा घट गया है। तो मनी स्टॉप कर जाता है कि ये, तो पैसा का स्टोर करके आप करिएगा क्या, क्योंकि पैसा का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसे उधर उधर पैसा फेंकाया जा रहा है हर इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसको स्टोर भी नहीं कर, मनी का एक फंक्शन होता है कि मनी जो का काम होता है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर में किसी को पेमेंट वेमेंट करने के लिए। लेकिन अब उतना सबके पास इतना ज़्यादा पैसा ही हो गया और पैसा का मूल्य ही कम हो गया, तो उसको स्टोर करने से कोई मतलब नहीं है, और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी करने से नहीं है, विनिमय का माध्यम में के रूप में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सबके हाथ हाथ पैसा है, किसको पैसा आप दीजिएगा, ठीक है। सबको सामान चाहिए, सामान है ही नहीं, खाली पैसा पैसा है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जांपल है, हंगरी का 1946 का, जिम्बाब्वे का 2004 से 9 का, वेनेजुएला का, ठीक है। तो ये चीज़ है। ईरान का भी केस स्टडी हम देख सकते हैं 2020 में। ईरान ने क्या किया, अपना उसका जो नेशनल करेंसी राष्ट्र मुद्रा था, पहले वो रियाल हुआ करता था, लेकिन अब उसको तोमन कर दिया ईरान ने, तो ईरान का नया मुद्रा तोमन है। तो पहले के देखो रियाल जो था, ईरान भी क्या किया, धनादन धनादन नोट बहुत छाप दिया, तो नोट को प्रिंट करने से क्या हो गया, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नोट आ गया, ठीक है। और सबके हाथ में रियाल 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 है। अब ईरान को लगा कि भाई महंगाई तो बढ़ जाएगा, तो ईरान ने क्या किया, एक नया मुद्रा लाया और बोला कि रियाल जो है अब नहीं होगा, अब उसकी जगह तोमन लेके आते हैं। अब एक तोमन के बराबर 1000 रियाल, अब समझिए
कि देखिए, मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, सबके हाथ में खूब सारा पैसा है, ठीक है, 10,000 ठीक है। अगर इंडिया चाहता है कि 10,000 रुपीज़ का मूल्य को, प्राइस को घटाना, ठीक है, तो ये एक नया मुद्रा लेके आ जाएगा और उसको कर देगा कि 100 रुपीज़ बराबर, मान लीजिए नया मुद्रा का नाम है 1 M, एम मुद्रा नाम है, ठीक है। तो इतना अगर कर दिया तो पहले आपके पास जो 10,000 रुपीज़ था, वो आपके पास कितना होगा, 100 M, ठीक है। तो नया मुद्रा हो गया M। तो उसने क्या किया कि जो मुद्रा का था, ठीक है, उसका मूल्य को घटा दिया, ठीक है, समझे, मूल्य को क्या कर दिया, घटा दिया, और उसकी जगह नया मुद्रा हमारा ले आया, ठीक है, ताकि रियाल का जो धीरे धीरे करके मार्केट से वो खत्म हो जाए और नया मुद्रा चलने लगे, ठीक है। जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। अब कोई सामान जो है वो तोमन में बिकने लगा, तोमन पहले रियाल में बिकता था, अब तोमन में बिकने लगा, और तोमन का उसने मूल्य को धीरे धीरे बढ़ाया और रियाल का मूल्य को घटाया, तो इस तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो हमने देखा पहला कि इन्फ्लेशन को हमने देखा रेट के आधार पे बांटा। अब इन्फ्लेशन को अलग अलग टाइप के आधार पे भी पढ़ेंगे। दूसरा टाइप के आधार का है कारण के आधार पे। तो इन्फ्लेशन कारण के आधार पे देखिए कि क्यों होता है, तो उसके उसके इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पे उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम से पता चला डिमांड, ठीक है, और पुल मतलब खींचना, डिमांड मतलब मांग। तो जब भी मांग के कारण महंगाई बढ़े, यही मतलब हुआ, मांग के कारण महंगाई बढ़े, ठीक है। जैसे पहले मान लीजिए नवरात्रि, मान लीजिए ये है, ठीक है, सावन है, ठीक है, तो सावन जब आता है या कार्तिक का महीना आता है तो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, समझे, तो लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो मार्केट में नॉनवेज लोग बहुत कम खाएंगे, कम 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 खाएंगे नॉनवेज, तो उसके कारण क्या होगा, लोग उस चीज़ का डिमांड नॉनवेज का नहीं करेंगे, अंडा चिकन मटन वटन का, ठीक है। जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो उनका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही जब नवरात्रि का मतलब जब सावन का महीना आता है, कार्तिक का या नवरात्रि का, तो लोग नॉनवेज छोड़ के क्या खाने लगते हैं, वेज खाने लगते हैं, फल सब्जी खाने लगता है, फल फ्रूट। तो देखिए जब भी शिवरात्रि का, नवरात्रि का या फिर छठ का, ये सब जब त्यौहार आता है तो देखिए फल का जो दाम है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है फल वल का सप्लाई कम है, ठीक है, या उतना नहीं बढ़ रहा है जितना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसलिए देखिए जब भी नवरात्रि ये सब का महीना आएगा तो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उसका सब मूल्य, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। पहले 10 लोग केला खाते थे, अब 100 लोग केला खा रहे हैं, लेकिन मार्केट में केला तो लिमिटेड है, बनाना लिमिटेड है, उतना सप्लाई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है पहले कि दना दना पेड़ लगाओगे फटाफट केला हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जब भी सप्लाई कम हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो उसके कारण महंगाई बढ़ने रहती है। जैसे कोविड-19 के समय क्या हुआ, मास्क का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई तो उतना ज़्यादा था नहीं, सैनिटाइजर वैनिटाइजर, तो देखिए 200 300 400 में जो है आपका मास्क वास्क बिकता था। लेकिन अभी देखिए उतना डिमांड नहीं, आपको मास्क, वही मास्क जो आप 200 में खरीदते थे अभी आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इसको मांग जनित मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट मतलब एक व्यक्ति का डिमांड नहीं, पूरे इकोनॉमी का डिमांड, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है उसमें हम लोग पूरा जनरल प्राइस लेवल सभी चीज़ों का जनरली बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी का देखते हैं। तो उसी तरह से एक व्यक्ति के डिमांड करने से नहीं हुआ, पूरे इकोनॉमी में बहुत सारे लोग जब डिमांड करने लगे, जिसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो जब आपका एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यही है, डिमांड आप कोई चीज़ का कीजिएगा तो उपभोगी तो कीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा। तो जब भी आपका मांग, एग्रीगेट डिमांड या उपभोग जब आपका बढ़ता है और सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ता है, तो आपका महंगाई बढ़ हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग जो है बोलेंगे कि ठीक है हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, इतना देंगे, डिमांड है ही, सप्लाई है ही नहीं, तो प्राइस उसका बढ़ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण क्या है, तो महंगाई तो हो रहा है डिमांड के कारण, जो है मांग बढ़ने के कारण। तो लोग मांग क्यों करेंगे, तो लोग हाथ में पैसा हो जाएगा तो मांग करेंगे, तो सिंपल। तो जब भी सरकार जो है अपना खर्चा बढ़ाएगी, सरकार खर्चा किस चीज़ में करती है, सरकार रोड बनाएगी, मनरेगा का स्कीम लेके आएगी, तो रोड बनाए, मनरेगा का स्कीम लाए, या हेल्थ में दे, एजुकेशन में, तो फाइनली पैसा किसके हाथ में जा रहा है, पब्लिक के हाथ में। अगर सरकार जो है अच्छा हॉस्पिटल बनाएगी तो लोगों का जो खर्चा पहले हॉस्पिटल में होता था वो कम हो जाएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो डिमांड करेंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का आपको बस इतना याद रखना है, जब भी लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा है किसी भी कारण से, या फिर अगर प्राइवेट स्पेंडिंग हो, प्राइवेट लोग नया नया फैक्ट्री बनाने लगे, या फिर तो प्राइवेट लोग नया फैक्ट्री बनाएंगे या फिर सीमेंट खरीदेंगे, ठीक है, स्पेंडिंग, प्राइवेट लोग स्पेंडिंग किस में करते हैं, फैक्ट्री बनाएंगे, तो फैक्ट्री बनाएंगे तो सीमेंट लगेगा, आयरन लगेगा, स्टील लगेगा, तो आयरन स्टील बनाने की इंडस्ट्री ग्रो होगी,
उसके वो लोगों को रोज़गार देगी, तो लोगों को रोज़गार देगा तो लोगों के हाथ में क्या मिलेगा? पैसा, सिंपल। तो पैसा होगा तो चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करेगा। जब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको याद रखना है, पैसा 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 बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाई रेट ऑफ सेविंग बाय हाउस होल्ड, जब हाउस होल्ड लोग जो है सेविंग, ठीक है दोस्तों, इसको सुधार लीजिए। सेविंग जब लोग कम करेंगे, बचत कम करेंगे, तो लोग खर्चा करेंगे। पैसा कमा रहे हैं ज़्यादा, या जितना भी खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जब विनिमय दर का अवमूल्यन होगा दोस्तों, तो भी महंगाई बढ़ेगा। विनिमय दर अवमूल्यन मतलब क्या, कि पैसा का कमज़ोर हो जाना। पैसा कमज़ोर होगा मतलब आप कम पैसा में, ज़्यादा पैसा में बहुत कम सामान खरीद पाएंगे, मतलब महंगाई बढ़ गया। फिर रिडक्शन इन टैक्स, सरकार जो है कर में कटौती करेगा। इनकम टैक्स सरकार ने कम कर दिया, ठीक है। तो लोग चीज़ों का, आपके पास पैसा बचेगा तो आप डिमांड ज़्यादा कीजिएगा। या फिर कोई भी सामान जो है उसका मूल्य कम हो गया, ठीक है, तो फिर आप उसका मतलब यहाँ पे मेनली हम लोग अपना पर्सनल टैक्स में देख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। व्यक्तिगत कर जो होता है उसमें कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करें क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में ज़्यादा आएगा। फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट, सरकार अगर बैंक आपको लोन देने लगे तो आपके हाथ में पैसा जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े, पैसा का आपूर्ति बढ़े, तो हाँ लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो आप चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बस इतना याद रखना है कि अगर इकोनॉमी में पैसा आ रहा है किसी भी कारण से, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, तो उससे महंगाई हमारा होगा, और उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति या महंगाई, ठीक है। तो मेन जो कार्य प्रणाली वही है कि आपका इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम, जब आपका उपभोग योग्य आय बढ़ेगा तो आप डिमांड चीज़ों का ज़्यादा करेंगे। अब जब डिमांड ज़्यादा करेंगे लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो रहा है, आपूर्ति नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा डिमांड और सप्लाई में। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतना नहीं है, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अगर हम वैसे इन्फ्लेशन को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा या फिर लोगों के हाथ में जो पैसा जा रहा है वो कम करना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार टैक्स बढ़ा दे, सरकार अपना खर्चा कम करे, है ना, अलग अलग स्कीम में मत करे, ठीक है, मनरेगा बंद कर दे, ठीक है, राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम कर दे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सरकार जो है वो बढ़ा दे, है ना, ताकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हम लोग देख रहे हैं कारण, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, महंगाई का कारण, किसके आधार पे, कारणों के आधार पे। तो पहला है डिमांड पुल, डिमांड के कारण महंगाई का बढ़ना। दूसरा है कॉस्ट पुश, कॉस्ट के कारण, जब जिस चीज़ से आप बना रहे हैं सामान वही चीज़ महंगा हो जाए। जैसे मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, केक बनाने के लिए आपको चाहिए अंडा, आपको चाहिए मैदा, आपको चाहिए शुगर, चीनी। अब मैदा, अंडा और शुगर का डिमांड अगर, मतलब अगर उसका प्राइस बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, मैदा 30 रुपीज़ मिलता था वो बढ़ के 40 हो जाए, अंडा 7 रुपीज़ मिलता था वो बढ़ के 9 रुपीज़ हो जाए, तो आपको क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिससे आप सामान बनाते थे, फाइन फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, अंतिम वस्तु, वही आपका महंगा हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या आपूर्ति आघात मुद्रास्फीति। इसको हम लोग सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कश्मीर से सेब आ रहा था, ठीक है, और सेब से मान लीजिए एप्पल साइडर विनेगर बनाता कोई कंपनी, ठीक है, लेकिन ट्रक पलट गया, ठीक है, सप्लाई बंद हो गया, कट गया, तो क्या हुआ, उसके पास जितना सेव जो लिमिटेड था, उस कंपनी जो एप्पल साइडर विनेगर बनाती थी, ठीक है, वो नहीं कम बना पाएगी, तो मार्केट में जो है कम जाएगा हमारा क्या। तो लेकिन जो एप्पल साइडर विनेगर जो वो कम बना रही है, लेकिन उसको फैक्ट्री तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं अचानक से फैक्ट्री बंद कर देगा, मजदूर को तनख्वाह देना है, ठीक है, फैक्ट्री का अपना खर्चा है, ठीक है, उसका खुद का प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा, एप्पल साइडर विनेगर का जो कॉस्ट है वो बढ़ा देगा, ठीक है, समझ में आया। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो दो कारण से होता है, या तो फिर सप्लाई आपका उस चीज़ का कम हो जाए, या फिर उसका महंगाई मतलब कॉस्ट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल जिससे वो बन रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन जनरल प्राइस राइट ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जनरली हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब रॉ मटेरियल, उसी में हम लोग इसको देखते हैं। तो यह तब होता है जब उत्पादन के कारक को, भूमि, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत बढ़ने से सामान कीमतें बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आप वर्कर लोगों को ज़्यादा तनख्वाह देने लगे, ठीक है, तो कोई ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई वर्कर को आप 1000 रुपीज़ वन वन डे में दे देते, कल को 1200 रुपीज़ देने लगे, तो आप जो सामान बना रहे हैं उसमें वर्कर का जो खर्चा होगा उसमें जोड़ेंगे ना, तो वो सामान का मूल्य जो होगा, रेट हाई हो जाएगा, समझ में आया। तो जब भी कोई भी रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ता है
तो उसके कारण आपका सामान का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। उसी को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति इसको बोला जाता है। ठीक है, तो व्हेन सप्लाई ऑफ इनपुट इज रिड्यूस्ड, उसी तरह से या तो उसका प्राइस रॉ मटेरियल का बढ़ जाए, किसी भी कारण से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ सकता है, या उसका सप्लाई कम हो जाएगा, लेकिन डिमांड करने वाले तो अधिक हैं। जैसे समझिए कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर से एप्पल आ रहा था, सेब आ रहा था, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे थे। हम ए बी सी डी, और ये क्या करती, ये बनाती विनेगर एप्पल से, जो जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा था। ठीक है, तो आ रहा था, जो बना रहे थे खरीद खरीद के। कल को क्या हुआ कि जो 10 ट्रक सामान आ रहा था, वो 5 ट्रक ही आया, 5 ट्रक पलटी हो गया या नहीं आया, किसी भी कारण से बरसात कम हुआ या फिर कीड़ा खा गया, कुछ भी हुआ, लेकिन इन लोग को तो चाहिए, तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये ज़्यादा रेट इसको देने लगे। तो ये जो मार्केट से सेब आ रहा था, वो सोचेगा कि भाई खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्यों ना ये जो सेब आ रहा था उसका प्राइस को बढ़ा दिया जाए, तो सेब इसको कम मिलेगा। ठीक है, इसको कम मिलेगा, ठीक है, या फिर हाई रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एप्पल साइडर विनेगर बनाएगा वो क्या होगा, हाई रेट पे भी बेचेगा। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कारण से अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ जा रहा है, तो फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, उसी को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अफेक्ट होता है, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो हमारा एग्रीकल्चर जो होगा वो क्रैश कर जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो सामान बन रहा था वो भी कम कम बनेगा। ठीक है, कम मिलेगा। तो कोई भी चीज़ का जब सप्लाई कम हो जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे कम हो गया, सप्लाई, उसका आपूर्ति कम हो गया, तो हमारा बढ़ गया। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, समझे, राइट। अभी डिमांड लोग उतना ही कर रहे हैं, बात समझ में आया, डिमांड नहीं बढ़ा है। पहले ऐसा नहीं है, पहले जो है, अब यहाँ क्या हुआ, सप्लाई जो है वो कम हो गया, समझे। मतलब जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तब जाके सामान का मूल्य बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लिए 1973 में जो ओपेक कंट्री थे, उन्होंने क्या किया, सप्लाई तेल का कम कर दिया। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैसे देशों का ग्रुप है। तो ये लोग अब एक ग्रुपिंग बना लेते हैं और ये करते हैं कि चलो कच्चा जो तेल है उसका सप्लाई को कट करेगा। तो अब लेकिन अब कच्चा तेल का अगर आपूर्ति कर वो कम कर दे, सप्लाई कम कर दे, ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सारे फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। मतलब कच्चा तेल का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का, वो बहुत सारा चीज़, रॉ मटेरियल से सारा चीज़ चलता है, गाड़ी चलता है, फिर नया नया उससे सामान उमान बनता है, वैसलीन बनता है, आपका जो पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, सब उसी से बनता है। ठीक है ना, ग्रीस हो गया, लुब्रिकेंट हो गया। तो आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने से आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से सरकार अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उत्पाद कर जो होता है वो कौन देता है, जो आप सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसमें क्या लिखा रहता है, 10 रुपये लिखा रहता है और ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, मतलब सभी टैक्स उसमें जुड़ा हुआ है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर सरकार बढ़ाएगी तो जो सामान है उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब उसका कॉस्ट और प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भले जो इन आपसे, जिससे आपसे कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक, तो क्या आप टैक्स आप ही से लिया जा रहा है, लेकिन क्या आप टैक्स अलग से सरकार के पास जमा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। आपके बिहाफ पे ऑलरेडी जो है टैक्स दे दिया है कौन, जो सामान को बेच रहा है, जो सामान को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर। ठीक है, लेकिन वो सामान अपने पैकेट से आपको पैसा नहीं देगा, टैक्स का सरकार को नहीं दे रहा है, वो किससे ले रहा है, वो ले रहा है कंज्यूमर से, उपभोक्ता से, जो सामान को कंज्यूम कर रहा है, हम और आप। ठीक है, ठीक है, तो जो सामान बनाने में जो खर्चा है वो बढ़ गया, किसके कारण, टैक्स के कारण। तो जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स को जोड़ देता है सामान। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ, कॉस्ट उसका बढ़ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से चीज़ों का जो डिमांड, चीज़ों का जो मूल्य है वो बढ़ गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो गया, या फिर इंपोर्ट प्राइस बढ़ गया, जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उसका मूल्य अगर बढ़ जाने से भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारा बढ़ गया, सिंपल।
ठीक है। उसी तरह से कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, बाहर से जो आप पूंजी ले रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ गया। पहले आपको 10% पे मिल जाता था लोन, लेकिन आपको 20% पे मिल रहा है। ठीक है। तो आप उसको कहाँ रिकवर कीजिएगा, जो सामान बनाएंगे उसी में उसका मूल्य बढ़ाइएगा कि नहीं। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है। तो दो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कारण के कारण। अब है स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो होता है इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको आपको स्टोर करने का क्षमता नहीं है इकोनॉमी में, तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, या फिर आपके पास रोड ही खराब है। ठीक है। तो ऐसा इन्फ्लेशन जो किसी इकोनॉमी में लंबे समय तक रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके वो हो रहा है किस कारण से, क्योंकि आपके पास संरचना नहीं है, आपके पास अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी मान लो खराब है। ठीक है। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट या स्टोर कर नहीं कर सकते, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी कम है। ठीक है। तो ऐसा इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, ना तो डिमांड के कारण हो रहा है, ना तो उसके कॉस्ट के कारण हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। ठीक है। आपके पास अच्छा स्किल लेबर नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास स्टोरेज अच्छा नहीं है, तो जिसके कारण आपका जो सामान है वो वेस्टेज हो जा रहा है। ठीक है। या फिर उसका मूल्य को बढ़ जा रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास रोड खराब है, आपको सेव को भेजना है दिल्ली से, मतलब जम्मू कश्मीर से दिल्ली, तो जाहिर सा बात है रोड खराब होगा तो आपको गाड़ी लंबे समय में पहुंचेगा, ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा। ठीक है। तो मूल्य हमारा उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कमी के कारण हमारा होता है। इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन मतलब अवरोध मुद्रास्फीति। इसको दूर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी का तुरंत आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर, तुरंत रोड और बढ़िया स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्री उसको टाइम लगता है। इसलिए आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश को आसानी से धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन में इसको कंट्रोल करने में बहुत लंबा समय लगता है, और ये गवर्नमेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है इस टाइप के इन्फ्लेशन को कंट्रोल हमारा करना, क्योंकि ये इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज फैसिलिटी लाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब अंतर्निहित मुद्रास्फीति। ये सिंपल सा चीज़ है। मान लीजिए महंगाई बढ़ा, महंगाई बढ़ा तो वो जो मजदूर लोग फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो भी तो बोलेंगे कि भाई हम मेरा भी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। तो हमको जो आप वह 1,000 रुपया डेली दे रहे थे, पहले हम आसानी से रह लेते थे, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आटा गेहूँ चावल पढ़ाई का खर्चा सारा चीज़। तो अब हमको 1,000 नहीं चाहिए, हमको अब चाहिए 1,100 रुपया। तो फैक्ट्री वाला बोल रहा है ठीक है हम दे देंगे, लेकिन फैक्ट्री वाला अपने घर से नहीं देगा ना। ये क्या करेगा, जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसी में ये वाला कॉस्ट को जो एक्सेस 100 रुपया अधिक दे रहा है उसी को जोड़ देगा। तो हुआ क्या कि इन्फ्लेशन के कारण जो मजदूर है वो बोल रहा है कि हमको वेज जो है तनख्वाह बढ़ाइए। तो वेज को तनख्वाह बढ़ाने के लिए फैक्ट्री वाला क्या बोलेगा, ठीक है हम बढ़ा देंगे। तो वो क्या करेगा, वही वाला प्राइस को वो जोड़ देगा किस में, गुड्स के प्राइस में। जो गुड्स है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, उसके कारण हाई हो जाएगा। फिर गुड्स प्राइस हाई होगा, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, फिर मजदूर बोलेगा फिर तनख्वाह बढ़ाओ। फैक्ट्री बोलेगा ठीक है हम बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर मूल्य वो बढ़ा देगा अपना प्राइस का, रिकवर फैक्ट्री वाला अपने घर से तो नहीं देगा। तो ये देखो एक स्पाइरल टाइप का बन जा रहा है। इसी को हम लोग वेज प्राइस स्पाइरल बोलते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, लोग मजदूर बोला हमको वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाएगा तो फैक्ट्री वाले बोले ठीक है बढ़ा देते हैं। तो फिर वो प्राइस बढ़ा देता है, फिर प्राइस बढ़ेगा तो फिर वो बोलेगा कि हमको वेज बढ़ाओ। तो इस तरह से एक स्पायरल हो जाता है, जिसको वेज प्राइस स्पायरल बोलते हैं। वर्कर डिमांड हाई वेजेज टू कोप विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। महंगाई बढ़ने पर मजदूर अधिक वेतन की मांग करते हैं, और कंपनियां जो है बढ़ी हुई जो मजदूरी को भरपाई करने के लिए कीमत को बढ़ा देता है। इस तरह से जो हमारा वेज है और जो प्राइस है उसमें एक चक्र बन जाता है, उसी को हम लोग बिल्ट इन इन्फ्लेशन, अंतर्निहित मुद्रास्फीति या वेज प्राइस स्पाइरल। अंतर्निहित मतलब महंगाई उसी में अंतर्निहित है, अपने से बाहर से नहीं आया। महंगाई बढ़ा, वेतन बढ़ा, फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर महंगाई बढ़ा, फिर वेतन बढ़ा, ऐसे हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं मेजर मेथड टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा मेथड है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जनरली जो है 3 तरीका है। पहला तरीका है हमारा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो कोई भी सामान, जैसे आप मान लीजिए शू बना रहे हैं, शूज जूता बना रहे हैं, तो आप प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है। उसके बाद आप सामान किसको बेचिएगा, आपका अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वितरण करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा कौन,
आपका होलसेलर, जो थोक, ठीक, होलसेलर खरीदेगा, ठीक है। और होलसेलर से कौन खरीदेगा? रिटेलर, खुदरा व्यापारी। और रिटेलर से कौन खरीदेगा? कंज्यूमर, उपभोक्ता। इस तरह से होता है। जो उत्पादक है, उत्पादक ने किया, उसने सूच को किसको दिया? वो डिस्ट्रीब्यूटर को, जो वितरण करेगा अलग अलग क्षेत्र में जाके। तो होलसेलर उससे खरीद लिया। होलसेलर से कौन खरीदा? बहुत सारा होलसेलर होगा, ये इसको बेचेगा, इसको, फिर उसको किसको बेचा? रिटेलर, जिसे हम और आप खरीदते हैं जाके, दुकान, नॉर्मल दुकान, खुदरा वाला। और फिर ये कंज्यूमर हुआ, मतलब हम और आप खरीद रहे हैं। तो इस तरह से सामान का जो है वो फ्लो हमारा होता है। तो तो अलग अलग लेवल पे महंगाई को नापा जाता है। अगर हम प्रोड्यूसर के लेवल पे महंगाई नापें कि ये चीज़ों को बनाने में इसको कितना, सामान इसका कितना महंगा हो गया इसके लिए। पहले मान लियो मैगी जूता को वो बनाता था, 200 रुपये में प्रोड्यूस करता था। अब ये जूता को बनाने में इसका 300 का खर्चा हुआ। तो जब हम प्रोड्यूसर के लेवल पे देख रहे हैं, महंगाई को नाप रहे हैं, इन्फ्लेशन को नाप रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वो जनरली अमेरिका ये सब यूज करता है, इंडिया यूज नहीं करता, आगे हम देखेंगे, ठीक है। और जब हम इन्फ्लेशन को होलसेलर के लेवल पे नापते हैं, ठीक है, होलसेलर के लेवल पे, जो थोक व्यापारी है उसके लेवल पे क्या हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जब हम कंज्यूमर के, उपभोक्ता के लेवल पे अगर हम महंगाई को नापते हैं कि आज मैगी वो 10 रुपये का खरीदा, पिछले साल वो उपभोक्ता वो मैगी को कितने में खरीदा था, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दो तो ये हो गया। तो आम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। तीसरा होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीडीपी अपस्फीति कारक। तो जीडीपी डिफ्लेटर को आगे हम देखेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात किए थे। उसमें हम लोग देखते हैं कि करंट प्राइस कितना है, पूरे इकोनॉमी में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उसका प्राइस अभी के रेट से कितना है। और डिवाइड किसके करते हैं? बेस ईयर में प्राइस कितना था। तो हमको पता चल जाता है कि बेस ईयर के रिस्पेक्ट में इस साल का प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है पूरे इकोनॉमी में जितने चीज़ों का प्राइस होता है, चेंज हुआ है, सबको ये दिखाता है। जब हम डब्ल्यूपी और सीपीआई में देखेंगे तो वो कुछ किसी फिक्स चीज़ों में प्राइस के अंतर को लेता है। सीपीआई कुछ चीज़ों को लेता है, डब्ल्यूपीआई भी कुछ, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो पूरे इकोनॉमी में जितना चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, सबके प्राइस के में कितना चेंज हुआ है वो देखता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर सबसे अच्छा तरीका है इन्फ्लेशन को नापने के लिए, महंगाई को नापने के लिए। वो पूरा इकोनॉमी में जितना चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स और सर्विस, सबको देखता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है जीडीपी डिफ्लेटर को यूज नहीं करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डेटा को लेने के लिए। क्यों नहीं करते हैं, आगे हम उसको समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दिए चैनल को। तो देखते हैं पहला हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो नाम से ही पता चल रहा है होलसेल लेवल पे, होलसेलर के लेवल पे कितना मूल्य में चेंज हुआ, वही तो इन्फ्लेशन है जो हम नाप रहे हैं, थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन द होलसेल प्राइस ऑन ए मंथली बेसिस। तो जनरली डब्ल्यूपीआई या सीपीआई हो, उसको मंथली, मतलब मासिक स्तर पे जो है जारी किया जाता है। आगे हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। पहले जो है ये साप्ताहिक स्तर पे होता था, लेकिन डब्ल्यूपीआई अभी जो है मंथ बेसिस पे नापा जाता है। जैसे अभी कितना रेट है, अगले महीना उस चीज़ का कितना रेट होगा, उसके अगला कितना महीना होगा, तो मंथली बेसिस पे डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री समझें, इतिहास देखें डब्ल्यूपीआई का, या उससे रिलेटेड जो संस्था देखें, तो डब्ल्यूपीआई सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था, प्रकाशित हुआ था इंडिया में आज़ादी के पहले 1942 में। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो डब्ल्यूपीआई को कौन लेके आता है, कंपाइल कौन करता है, संकलन कौन करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में एक हमारा डिपार्टमेंट है। देखो, मिनिस्ट्री में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। तो उसके अंदर में एक हमारा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वाणिज्य, और हमारा जो हमारा उद्योग मंत्रालय के अंदर में एक विभाग है जिसका नाम है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, उद्योग और अंतः जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग है। तो ये विभाग के अंदर में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आता है। कौन सा आता है दोस्तों बताइए? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये जो विभाग है, इस विभाग के अंडर में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय आता है। देखो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय में आता है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण लेके आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूपीआई का, तो डब्ल्यूपीआई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में
जो ये हमारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंडर में, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो जो है मंथली बेसिस पे WPI का डेटा को रिलीज करता है। क्लियर है, समझ में आया? तो WPI को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगा, क्या पद्धति होगा, इसके लिए 2012 में एक हमारा कमेटी बना था जिसका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सौमित्रा चौधरी कमेटी। क्या याद रखिएगा? डॉक्टर सौमित्रा चौधरी कमेटी किसके लिए बना था? WPI को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखिए, तो WPI में कितने सामान को कवर किया गया है, कितना सामानों का मूल्य को हम लोग देखते हैं। याद रखना है कि WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाता है, सिर्फ वस्तु को, सेवा को शामिल नहीं किया जाता है। सेवा मतलब हेल्थ, एजुकेशन, जैसे अगर हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, टूरिज्म सर्विस है, तो वो सारा चीज़ जो है WPI में उसके मूल्य को नहीं देखा जाता है, उसके प्राइस लेवल में जो चेंज हुआ है उसको नहीं देखा जाता है। तो WPI में सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी को देखा जाता है, सिर्फ वस्तु को देखा जाता है, और टोटल 697 वस्तु में क्या प्राइस का चेंज हुआ है उनके मूल्य में, उसमें देखा जाता है। तो ये जो कमोडिटी लिया जाता है, जो ये वस्तु जो लिया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी का होता है। उसमें कुछ आपका प्राइमरी आर्टिकल होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, कुछ फ्यूल एंड पावर होता है, और कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है। तो याद रखिएगा WPI में जो कमोडिटी होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, और नंबर ऑफ कमोडिटी टोटल कितना है? 697, और उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कुछ प्राइमरी होता है, प्राथमिक वस्तुएं, कुछ हमारा फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड होता है जैसे कोयला वोयला हो गया, ईंधन हो गया, और कुछ विनिर्माण का वस्तु होता है जैसे पंखा हो गया, है ना, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि WPI का क्या क्या सीमा है, तो हमने देखा पहला सीमा क्या है, आप खुद से सोच सकते हैं कि WPI में जो सर्विस होता है उसको कवर नहीं किया जाता है, सर्विस के मूल्य को WPI में नहीं देखा जाता, सिर्फ गुड्स को देखा जाता है, केवल वस्तु की कीमतें इसमें शामिल होती है। ठीक है, WPI में देखिए, आपको जो देखा जा रहा है वो, हम लोग जो कंज्यूमर जो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो कौन ले रहा है? वो ले रहा है सरकार, लेकिन यहाँ पे लिया जा रहा है रिटेलर के लेवल पे। हम लोग तो इससे नहीं खरीद रहे हैं ना, होलसेलर से। होलसेलर से कौन खरीद रहा है? रिटेलर। इनडायरेक्ट टैक्स जो फाइनली जो देता है वो किससे लिया जाता है? वो कंज्यूमर से लिया जाता है, और कंज्यूमर किससे ले रहा है? रिटेलर से। होलसेलर से कौन ले रहा है? रिटेलर। इसीलिए इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष जो कर होता है, वो WPI में शामिल नहीं होता है। क्लियर है? तो WPI में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, राइट? तो WPI अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कंज्यूमर पे क्या ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हम डायरेक्ट मतलब नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे रिटेलर खरीद रहा है, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर खरीद रहा है। ठीक है, तो WPI में इसीलिए इन्फ्लेशन जो होगा वो सरकार के फिजिकल पॉलिसी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी जो सरकार होता है, आगे हम देखेंगे, जिसमें में सरकार बजट बनाती है, टैक्स और होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST वेस्टी जो होता है फिजिकल पॉलिसी में, तो ये सब का जो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा वो कंज्यूमर पे पड़ता है, होलसेलर पे नहीं पड़ता है। इसीलिए WPI के आधार पे इन्फ्लेशन अगर निकालते हैं तो सरकार का फिजिकल पॉलिसी का जो है वो प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए सरकार जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है तो किसको देखती है? CPI को देखती है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है, क्योंकि ये हमको मतलब इन्फ्लेशन जो डेटा देता है CPI, वो थोड़ा रियलिस्टिक देता है। जो कंज्यूमर जो खरीद रहा है, हमको उतना होलसेलर पे कितना लेवल पे वो हम जान कर नहीं करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता के लेवल पे देखा जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो एक होता है कॉन्सेप्ट दोस्तों, बेस ईयर या बेस इफेक्ट। क्या होता है देख लेते हैं। तो हमने जो भी इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो आधार वर्ष बेस ईयर में उस चीज़ का क्या प्राइस था उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मान लीजिए कोविड-19 2019 में कोरोना लगा, या जब भी लगा मुझे याद नहीं है, मान लीजिए 2020 के आसपास, इस समय मान लीजिए हम जो ये था, ठीक है, 2019 में कोविड लगा मान लो, और उसके बाद जो हमारा ये था, क्या उसको बोलते हैं, मास्क जो था, फिर है ना, उसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 2020 में भी कोरोना था। ठीक है, और मास्क का प्राइस क्या, वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन ही सब बढ़ने उड़ने लगा। हमारे ये मास्क का प्राइस हो गया 250। ठीक है, और 2018 में मास्क, तो कोरोना तो था ही नहीं, तो मास्क जो था, यही मास्क आपका 50 रुपीज़ में मिल रहा था। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम देखें कि 2018 को अगर हम बेस लें
तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 2019 में जो प्राइस है वो 4 टाइम्स हो गया है, 50 से 200। लेकिन 2019 को अगर हम बेस मानेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्राइस चेंज हुआ है वो मात्र हुआ है 50 रुपीज, है ना, जो मतलब हम बोल सकते हैं कितना परसेंट हुआ है, 2.5%, है ना, कितना हुआ, 2.5% चेंज हुआ है। 200 से अगर देखेगा तो ये कितना आएगा, 2.5% के आसपास। क्लियर है? नहीं सॉरी, 2.5 बोल रहा हूँ मैं, 25%, है ना, कितना है ये, 25%। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है वो 4 टाइम्स हुआ है, और ये कितना चेंज हुआ है, 1.25 टाइम्स। ठीक है, तो 2018 को बेस ईयर लीजिएगा तो प्राइस आप देखिएगा कि 4 गुना हो गया है। लेकिन 2019 का लीजिएगा बेस ईयर तो देखिएगा प्राइस जो है 50 रुपीज़ ही चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग बेस ईयर बोलते हैं कि, ठीक है, मतलब बेस ईयर का प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर इज द ईयर कि जिसके आधार पर आप इन्फ्लेशन नाप रहे हो। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ए प्रीवियस ईयर का प्राइस लेवल के आधार पर करेंट ईयर में कितना चेंज हमारा हो रहा है, तो उसको बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, बेस ईयर का क्या प्रभाव पड़ा, अगर हम 2018 के रिस्पेक्ट में अगर मास्क देखें कि कितना चेंज हुआ है, अगर 2020 में देखेंगे तो आपको दिखेगा 5 टाइम्स। लेकिन 2019 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा 1.25 टाइम्स। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं बेस ईयर का प्रभाव, जिस साल को आप बेस ईयर लेते हैं। तो जनरली हम लोग बेस ईयर उस साल को लेते हैं जहाँ पे जो साल स्टेबल हो, जहाँ पे फेमीन नहीं हो, ड्राउट हो, नॉर्मल साल हो, ताकि आपका डेटा जो हो वो अच्छा मिले। अगर आप मान लीजिए 2019 को अगर बेस ईयर ले लेंगे तो आपको गलत देगा, क्योंकि भाई अचानक से इसमें कोविड टाइप का आ गया, ये जो एक एब नॉर्मल असामान्य स्थिति था, तो उसके रिस्पेक्ट में आप नापिएगा तो आपको डेटा गलत देगा। इसलिए बेस ईयर जो है आधार वर्ष हम लोग उस साल को लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इन्फ्लेशन ये सब निकालते हैं, वो नॉर्मल साल को लेते हैं, ना तो जहाँ जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो ना बहुत कम हो, वो नॉर्मल हो। ठीक, और स्टेबल हो आर्थिक गतिविधियों के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि बेस ईयर जब भी हम लेंगे और जो वो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हम 2000 को बेस ईयर ले लें और 2025 का इन्फ्लेशन नाप लें, कितना बहुत गैप है, लगभग 25 साल का। बेस ईयर और जो करेंट ईयर है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो क्या होगा, तो समझिए कि आप बहुत सारा चीज़ अपडेट हो जाता है। जैसे कि मान लो 2000 के रिस्पेक्ट 2000 में देखो टेप रिकॉर्डर था, छोटा सा माइक, ना तो उसमें स्मार्टफोन भी उतना नहीं होगा, है ना। तो हमको एग्जैक्ट इन्फ्लेशन का डेटा इकोनॉमी में सही से नहीं मिलेगा, इसलिए बेस ईयर अपडेटेड होना चाहिए। नॉर्मल ईयर हो वो, लेकिन अपडेटेड हो, नॉर्मल करंट ईयर से नज़दीक का हो, ताकि जो आपको डेटा मिले वो सही सही मिले। बहुत पुराना डेटा ले लेंगे तो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा, क्योंकि जो भी आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि हम मनरेगा में मजदूर को इतना तनख्वाह देंगे, तो आप ले लीजिएगा कि दो महंगाई आप देखिएगा 2005 का, उसमें तो बहुत चीज़ बहुत सस्ता था, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप मनरेगा के मजदूर का वेतन को डिसाइड कर रहे हैं, वेज को, तो आप न्याय जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको, आप गलत वेज को सेट कर दीजिएगा। महंगाई आसमान छू लिया, लेकिन अब 2000 का अगर लीजिएगा महंगाई, ठीक है, कि गेहूँ उस समय कितना था, तो आपको को अच्छा चीज़ वो नहीं है। ठीक है, इसलिए बेस ईयर जो है सरकार अपडेट करते रहती है। तो करंट अगर बेस ईयर अगर हम देखें कि WPI में जो हम इन्फ्लेशन नाप रहे हैं वो किस के रिस्पेक्ट में नापते हैं जनरली, तो WPI के लिए आधार वर्ष जो हम लेते हैं वो 2011-12 में लेते हैं। और उस समय जितना भी सामान WPI में है लगभग कितना आइटम है, 697 आइटम, तो इसका टोटल प्राइस लेवल हम ले लेते हैं 100, और उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अभी कितना चेंज हुआ है। मान लीजिए 12 हो गया है, 100 से 112, हम बोलेंगे प्राइस जो है वो 12%, मतलब 11 पॉइंट कितना बढ़ गया, 12% के आसपास जो है हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो करेंट बेस ईयर जो हम WPI का ले रहे हैं 2011-12, यही आपका CPI का भी वही है। ठीक है, CPI कंबाइंड का पहले बेस ईयर था 2004-5 में। तो अगर हम WPI का, अगर हम कॉमोडिटी देखें कि कौन कौन सा कॉमोडिटीज़ में है, तो पहले 676 आइटम था, अब बढ़ के 697 आइटम्स हमारा हो गया है। और कैटेगरी तीन कैटेगरी में कॉमोडिटी वस्तु को बांटा गया है। पहला है, तो अगर 2004 और 5 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि 2011-12 में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी आर्टिकल का अगर बात करेंगे, प्राथमिक वस्तु इसमें होता है अनाज वनाज, सिंपल है, प्राइमरी आर्टिकल मतलब जो एग्रीकल्चर और डायरेक्ट आप जो नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, प्रकृति से, सीरियल हो गया, फ्रूट वेजिटेबल मिनरल। तो पुराना बेस ये जो था 2004-5 का,
उसमें प्राइमरी आर्टिकल को जो वेटेज दिया था वो 20% के आसपास दिया था। न्यू बेस ईयर 2011-12 में 22% दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि 2004-05 से लेकर 2011-12 में बेस ईयर में चेंज होने के कारण हम लोग को वेटेज हम लोगों ने प्राइमरी आर्टिकल में बढ़ाया है। बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी आर्टिकल का जो वेट है वो 2004-05 से 11-12 में बढ़ाए हम लोग। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन में प्राइमरी आर्टिकल का जो वेटेज है वो कैलकुलेट करने में बढ़ाया है गया है। ठीक है, फ्यूल एंड पावर, ईंधन और ऊर्जा में क्या आता है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल। इसमें देखो वेटेज हमारा 14% से 13% हो गया है, घटा है। ठीक है, किसमें, ईंधन और ऊर्जा में। मैन्युफैक्चर्ड में जो है आपका बेस देखो इसमें भी घटा है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में वही है, 100% ही रहेगा, लेकिन जो वेटेज है वो प्राइमरी का बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग और हमारा जो फ्यूल पावर का घटा है वेटेज, ध्यान रख देना है आपको। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए WPI है फूड इंडेक्स। ठीक है, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं सारा चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है आपको फिल्टर करके पढ़ा रहे हैं। इसको नहीं छोड़ना, पूरा याद करना, जहाँ पे याद करने का नहीं रहेगा हम आपको बोल देंगे। तो WPI फूड इंडेक्स, मतलब WPI हो रहा है होलसेल लेवल पे, हम लोग प्राइस का चेंज देख रहे हैं, और किसका देख रहे हैं, फूड का, खाद्य चीज़ों का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन नापा जाता है होलसेल लेवल पे। ठीक है, DPIIT ने क्या किया, WPI फूड इंडेक्स को लेके आया 2017 में। ठीक है, क्यों, ताकि होलसेल लेवल पे प्राइस का, फूड का क्या चेंज हमारा हो रहा है, होलसेल मतलब हम बोल सकते हैं मोटा मोटी प्रोड्यूसर लेवल पे। ठीक है, थोड़ा समझिए, वैसे तो होलसेलर लेवल पे है, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारे देश में WPI की जगह PPI को यूज करता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता है। तो यह उत्पादक स्तर पर या होलसेल लेवल पे खाद्य वस्तु की महंगाई को नापता है। इसमें 697 आइटम्स में, ठीक है, जो जो फूड आइटम है, हमने देखा कि जो प्राइमरी चीज़ें होती है उसमें फूड वाला आइटम बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चर्ड में भी हो सकता है, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो प्राइमरी, तो जो भी हमारा WPI में जो खाने वाला जो चीज़ है, ठीक है, उसको अलग करके हम लोग WPI फूड इंडेक्स को जो है, यही हमारा जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में जो DPIIT जो है वो हमारा लेके आता है। तो WPI फूड इंडेक्स जो है वो WPI का ही एक भाग है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना, बाकी ये जो डेटा है वो आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया WPI के बारे में। अब हम लोग देखते हैं CPI के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो उपभोक्ता के स्तर पे प्राइस का क्या चेंज हुआ है, पहले मान लीजिए आप मैगी खाते थे 10 रुपए का पिछले साल, और इस बार खाने थे 11 रुपए का, तो आपके लिए 1 रुपया चेंज हुआ। तो उपभोक्ता के रिटेल प्राइस पे, ठीक है, खुदरा मूल्य पे कितना प्राइस का चेंज होता है उसको नापा जाता है। और CPI भी जो है मंथली बेसिस पे हमारा आता है। याद रखना है कि CPI में गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा दोनों होता है। WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स होता है, सर्विस नहीं होता है। ठीक है, और ये होमोजीनस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को फोकस करता है। ये ऐसा नहीं होता है कि अदानी के लिए अलग CPI होगा, अंबानी के लिए अलग होगा, नहीं, सबको ये एक समान उपभोक्ता के नज़र से देखता है, होमोजेनस ग्रुप पे ये केंद्रित करता है। कंज्यूमर को सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। CPI प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो रूरल हाउस होल्ड पे फोकस करता है, अर्बन हाउस होल्ड पे फोकस करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर, वो सब भी होता है, आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो CPI आप देख रहे हो, कंज्यूमर को देखा जा रहा है, कंज्यूमर के स्तर पे, लेवल पे कितना प्राइस का चेंज हुआ है। जनरली 2 कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को देखता है, गांव वाला, एक शहर वाला। इसके अलावा CPI का अलग अलग प्रकार होता है। पहला है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, जो औद्योगिक श्रम है, उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, वो बहुत सारे चीज़ को कंज्यूम करते होंगे। तो वो जो चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं CPI IW, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिजाइन टू मेजर द प्राइस चेंजेस इन ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। तो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है कौन, इंडस्ट्रियल वर्कर। सिंपल है, याद इसको रखना है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो आधार वर्ष है, मतलब हम लोग जो प्राइस का लेवल का चेंज जो देख रहे हैं, वो किस साल का प्राइस ले रहे हैं, वो हम लोग ले रहे हैं 2016 का। और प्राइस हम लोग कितना लेते हैं उसका 100, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का कितना चेंज हुआ है। पहले जो बेस ईयर था वो 2001 था, फिर चेंज हुआ 2016 में, कब चेंज हुआ, 2020 में। तो हम लोग को याद रखना, CPI जो हमारा रूरल है या अर्बन है, उसके लिए बेस ईयर है 2011-12, और WPI का भी यही है।
लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर जो है वो 2016 है, वो याद रखना है। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर है, वर्कर कौन होता है? लेबर होता है, श्रम होता है। तो याद आपको ये रखना है कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डेटा है, कितना महंगाई हुआ है इंडस्ट्रियल वर्कर के स्तर पे, तो उसको मेजर करता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार के अंदर में जो आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, उसके अंडर में एक लेबर ब्यूरो है, श्रम ब्यूरो। तो वो जो है डेटा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का लेके आता है। बेस ईयर कितना है? 2016। ठीक है। और सीपीआई में गुड्स और सर्विस तो होता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है हम लोग इन्फ्लेशन देख रहे हैं। ठीक है। उन चीज़ों का, उन वस्तु और गुड्स का जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो श्रमिक, जो कृषि श्रमिक लोग जो है, मजदूर लोग के कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो इसका बेस ईयर बहुत पुराना, याद रखिएगा, 1986-87 का है, याद रखना है। ठीक है। इस यहाँ भी लेबर है, तो इसको भी लेबर ब्यूरो जो है लेके आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? डिजाइन टू रिवाइज द मिनिमम वेज। अभी जो हम न्यूनतम मजदूरी बताते हैं कि झारखंड में इतना न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, तो वो हम लोग जो बेस लेते हैं कि महंगाई, हम लोग जो देखते हैं कि ठीक है महंगाई बढ़ रहा है, तो जो कौन सा महंगाई बढ़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर लेबरर का महंगाई जो है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, वो यूज किया जाता है मिनिमम वेज को डिसाइड करने में। अलग अलग राज्यों में किसका मिनिमम वेज? एग्रीकल्चर लेबरर का। तो विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी संशोधित करने हेतु जो इंडेक्स को यूज किया जाता है, उसका नाम है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर। और बेस ईयर है 1986-87। और इसको लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में जो आता है, वो इसको दोस्तों जारी करता है। ठीक है। उसके बाद है सीपीआई रूरल लेबर, ये है ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण मजदूर। ठीक है। इसको भी लेबर ब्यूरो लेके आता है, इसका भी बेस ईयर 1986-87 है। ठीक है। ये रूरल लेबरर जो है, उनका प्राइस, जो वो सामान, गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें प्राइस में कितना चेंज हमारा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है सीपीआई रूरल, ग्रामीण स्तर पे सीपीआई रूरल हमने देखा। सीपीआई अर्बन मतलब शहरी के स्तर पे, और सीपीआई कंबाइंड मतलब दोनों देखा जाता है, रूरल और अर्बन दोनों। तो तीनों के लिए जो बेस ईयर है वो 2012 है, मतलब 11-12 है। इसको लेके आता है, याद रखिएगा, पहले था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। अब 2019 में सरकार ने क्या किया, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है और जो सीएसओ था, दोनों को मर्ज करके एक नया संस्था बनाया जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो जो है जारी करता है सीपीआई रूरल का डेटा, सीपीआई अर्बन का डेटा और सीपीआई कंबाइंड का डेटा। ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं कि आरबीआई कंट्रोल करता है 2 से 6% के बीच में उसको, वो कौन सा इन्फ्लेशन को देखता है? वो देखता है सीपीआई कंबाइंड वाला। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कुछ फैक्ट देख लेते हैं सीपीआई रूरल, अर्बन और रूरल से रिलेटेड। तो याद रखना है सीपीआई रूरल में टोटल जो है 448 आइटम्स, उसमें गुड्स और सर्विस दोनों है, उसके प्राइस को देखा जाता है। अर्बन में, शहरी टोकरी में कितने हम लोग गुड्स और सर्विस का देखते हैं महंगाई को? 460 आइटम के प्राइस को देखा जाता है। बेस ईयर मैंने बताया पहले 2010 था चेंज, अब 2012 हो गया है। ठीक है। अब देखिए, याद रखिए, जो महंगाई भत्ता, जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, सरकार उसका महंगाई भत्ता को डिसाइड करता है। जो कभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, महंगाई भत्ता, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिल रहा है, उनको बोल, उसके लिए होता है डियरनेस रिलीफ। ठीक है, महंगाई राहत। तो जो सरकार जो डीए फिक्स करती है, महंगाई भत्ता जो 6-6 महीना में एक बार होता है, वो सीपीआई का डेटा, सीपीआई में, क्योंकि सीपीआई में क्या होता है, कंज्यूमर के लेवल पे महंगाई देखता है। तो चाहे हम हैं या आप हैं, कोई भी नौकरी कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है, तो उसके स्तर पे महंगाई कितना चेंज हुआ है, तो उसी के आधार पे सरकार जो है उसके सैलरी को भी रिवाइज करती है और उसको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो याद रखना है, जो सरकार महंगाई भत्ता देती है, वो सीपीआई को ध्यान में रख के कैलकुलेट करती है, गणना करती है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। सिंपल है। इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो सीपीआई कंबाइंड का यूज करता है 2015 में। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ेंगे, सॉरी। और इसके लिए उर्जित पटेल कमेटी बैठा था, उसने सलाह दिया था कि आरबीआई को खुद से इन्फ्लेशन को टारगेट सिर्फ नहीं करना चाहिए, फोकस करना, बल्कि सरकार और आरबीआई को दोनों को एक मिल के कमेटी बनाना चाहिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना और फिर आगे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई कंबाइंड का डेटा को वो लोग लेते हैं और 2 से 4% तक करते हैं। उसके बाद देखते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब हेडलाइन में जो रहता है, आप पेपर पढ़िए तो लिखा रहेगा महंगाई 2% बढ़ा, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो याद रखना है, जो आप देख रहे हो हेडलाइन में न्यूज़पेपर में,
वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है? वो होता है सीपीआई कंबाइंड का इन्फ्लेशन, जिसमें कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है, चाहे वो फूड हो या फ्यूल हो, सारा के स्तर पे देखा जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो भारत में हेडलाइन महंगाई सीपीआई कंबाइंड से नापा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ये जो इन्फ्लेशन का जो हमने पीडीएफ आपको दिया है, ठीक है, ये 4 दिसंबर का पीडीएफ जो आपको दिया है, इसमें पूरा इन्फ्लेशन का है। ठीक है, तो कल पीडीएफ नहीं मिलेगा कल, क्योंकि इसी पीडीएफ से हम कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बस एक बार आप इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल दोस्तों 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जल्द ही हम लोग एंशिएंट मेडाइवल और पॉलिटी के लिए भी एमसीक्यू के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।